गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोटवाडिया का इस्तीफा उन्होंने दिया है। विधायकी भी उन्होंने छोड़ दी है। राम मंदिर के मुद्दे पर कहा जा रहा है कांग्रेस के रुख से वो नाराज बताए गए हैं। अपने सहयोगी सीधे अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, क्या बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं? क्या खबर, कितना अहम है उनका अब बीजेपी में जाना लोकसभा चुनावों से ठीक पहले? बड़ा झटका है गुजरात कांग्रेस के लिए, क्योंकि अर्जुन मोटवाडिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पिछले 40 वर्षों से वो कांग्रेस का झंडा लेकर गुजरात में घूम रहे थे। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, इसमें उन्होंने लिखा है कि 11 जनवरी को उन्होंने इस बात का विरोध जताया था सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके कि कांग्रेस पार्टी ने जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का फैसला किया वो उससे सहमत नहीं है और कांग्रेस को समारोह में जाना चाहिए था। इसके आगे इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उसके बाद से राज्य भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया, कहा कि उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 तारीख को, ठीक उसी दिन असम में राहुल गांधी ने जिस तरह से शोर शराबा किया और इस पवित्र अवसर को भंग करने का प्रयास किया, उससे वो काफ़ी आहत हुए। इसलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि वो कांग्रेस में जितने तमाम पद हैं उससे वो त्यागपत्र दे रहे हैं। इस समय वो पोरबंदर से कांग्रेस के विधायक भी हैं, वहाँ से भी उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही अब वो बीजेपी में शामिल होंगे और पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव भी कहीं से लड़वा सकती है, क्योंकि अभी गुजरात में कई सीटों का ऐलान होना बाकी है। इसी तरह मैं आपको बता दूं, जो बात आपने शुरुआत में कही थी निधि, चूंकि राम मंदिर का मुद्दा बनाया है अर्जुन मोटवाडिया ने, और ये पहली बार नहीं है कि जब हाल के दिनों में 22 जनवरी के बाद से ये राम मंदिर का मुद्दा बनाते हुए विपक्ष के नेताओं ने विरोध जताया है या बीजेपी का समर्थन किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें जो सपा के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर सपा के रुख से सहमत नहीं। तो ये एक तरह का एक कॉमन थ्रेड बनता जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विरोध जता करके पार्टी को छोड़ना और बीजेपी का दामन थामना। बिल्कुल, चुनावों से पहले इस तरह की खबरें आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो वापस हम देश की बात में रुख करते हैं अब छत्तीसगढ़ से खबर का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज़ादी के 70 साल बाद भी जीवन यापन कठिन बना हुआ है। हैंडपंप के पानी में आयरन की मात्रा बहुत होने से लोग तालाब या गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं और ऐसे में बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सरकारी राशन भी आसानी से उपलब्ध नहीं है, कई किलोमीटर पैदल चलकर ही उनको ये मिल पाता है। कैसे हैं हालात ज़मीन पर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमा पर बसा गांव मुलेर देश दुनिया से बीसियों साल पीछे चल रहा है। पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। लोग तालाब और नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिन हैंडपंपों में पानी आता है उसमें भी आयरन की मात्रा ज्यादा बताई जाती है। बीमारियों से बचने के लिए लोग तालाबों और नालों का पानी पीते हैं, जो और भी नुकसानदेह है। हमारा मुलेर 7 पारा है। 7 पारा से 5 बोरिंग है। 5 बोरिंग से 3 ही बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बोरिंग का पानी नहीं पीते हैं। हम लोग नदी से पीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नदी का पानी बहुत गंदा है, फिर भी पानी नहीं मिलने के कारण से नदी का पीते हैं, तालाब का, नदी का पीते हैं। यदि कुआं मन का पानी पीते हैं तो बहुत गंदा होता है, फिर भी क्या करेंगे। यहाँ पे तो पानी मतलब सुविधा नहीं मिल रही पानी का, तो इसके लिए हम लोग जो भी पी के रह रहे हैं। समस्याएं कम नहीं है। गांव वालों को सरकार से मिलने वाला मुफ्त चावल लेने के लिए पहाड़ पार करके तकरीबन 15 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। राशन की दुकान की मांग गांव के लोग ना जाने कब से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे गांव में रहने वाला सरपंच और सचिव गांव आए तो लोग उनसे अपना दुखड़ा रोएं। वो सरपंच के चेचू नहीं आता सर, लेकिन चेचू एक दिन आता के सर्वे करके नहीं बोलते भूखे। उसने फोन किया कि फोन में नहीं उठाए सर अपना, वो बहुत परेशान होते सर। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, पंच सरपंच भी चुने जाते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं 70 साल बाद भी जस की तस हैं। भोले भाले लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बात राजनीति की एक बार फिर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राज्यों में राजनीति गर्मा गई है, सीटों पर रसाकशी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में भी सब ठीक नहीं है। शिंदे शिवसेना ने 2019 की तर्ज पर 22 सीटों की मांग कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो बीजेपी सीट बंटवारे पर अपने पत्ते अभी खोलने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीट बंटवारे पर मुंबई में अहम बैठक होगी।
महाराष्ट्र में एक होकर सरकार चला रहे तीनों ही दल लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तालमेल की कमी की वजह से अमरावती और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी और शिवसेना के नेता आमने सामने हैं। अमरावती से शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने दावा ठोका है तो बीजेपी इस सीट से मौजूदा सांसद नवनीत राणा को मैदान में उतारने की तैयारी में है। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के इस बयान ने शिवसेना के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पर इस बार कमल खिलेगा। जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जितने सीटों पर शिवसेना धनुष्यबाण चिन्ह पर लड़ी थी उतने जगह पर लड़ने के लिए आज भी हमारी मांग है। जी जागा शिवसेनेची आहे। ये जगह शिवसेना की है। 8 बार शिवसेना इस जगह से लड़ी है। आमच्या सहयोगी सदस्य आहेतच। वो हमारे सहयोगी सदस्य हैं। पूरे 5 साल संसद में उन्होंने मोदी जी और एनडीए का पक्ष लिया है। वो हमारे कार्यक्रम में आए तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हमारे साथ रहे। शिवसेना ने 2019 में 22 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिंदे के साथ 13 सांसद है। ऐसे में शिंदे के लिए ये समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी से सम्मानजनक सीट लेना और अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रखना शिंदे के सामने बड़ी चुनौती होगी, वो भी तब जब बीजेपी इतनी सीटें शिवसेना के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि शिवसेना के खाते में 12 सीटें जा सकती है और अजीत पवार की एनसीपी को 6 सीटें मिल सकती है। लेकिन अब तक इस फॉर्मूले पर कोई आखिरी मोहर नहीं लग सकी है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र बहुत अहम रहने वाला है। ऐसे में बीजेपी को सीट बंटवारा बहुत सोच समझ कर करना होगा और सभी को विश्वास में लेकर करना होगा। और शायद यही वजह है कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे तभी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत संभव है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही है कांग्रेस। मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी युवाओं पर बड़ा फोकस रखने जा रही है। खबर है कि बेरोजगारी के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी में जर्मनी के एक अप्रेंटिसशिप मॉडल पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी को एक बड़ा और अहम मुद्दा बनाने की तैयारी में। कांग्रेस का थिंक टैंक जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर काम कर रहा है वो बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जर्मन अप्रेंटिसशिप मॉडल पर काम कर रहा है। अब समझाते हैं कि आखिर ये जर्मन अप्रेंटिसशिप मॉडल है क्या है जर्मन अप्रेंटिसशिप मॉडल। ये जर्मनी में चलने वाला एक ड्यूल एजुकेशन मॉडल है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस होता है, यानी पढ़ाई के साथ ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर होता है। इससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है। भारतीय माहौल के हिसाब से इस मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। इसमें सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियां भी शामिल होंगी। अप्रेंटिसशिप की अवधि और भत्ता कितना हो ये भी तय किया जा रहा है। राहुल गांधी ने 3 मार्च को भारत न्याय यात्रा के दौरान ग्वालियर में युवाओं को संबोधित करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को जमकर उठाया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हैं। कांग्रेस ऑफिस में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकें भी हो रही हैं और सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो कमेटी का ड्राफ्ट आखिरी चरण में है। फोकस कितना होगा ये तो मैनिफेस्टो आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करने वाले लोगों ने आज जिस तरह से पूरे देश को बेरोजगार कर दिया है, जिस तरह से हर तीसरा व्यक्ति आज बेरोजगार नज़र आ रहा है, 40 से 45 साल की जो हाईएस्ट बेरोजगारी दर है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्योंकि युवा जो है वो इस देश की ताकत है, ज़रूर हमारे सीनियर लीडर्स बेरोजगारी को महत्वपूर्ण स्थान देंगे। बेरोजगारी के अलावा कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को भी अहम मुद्दा बनाने जा रही है। पेपर लीक से जो पीड़ित युवा हैं
उनको मुआवजे देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। वहीं पेपर लीक की दिक्कत से निपटने के लिए इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाने का भी वादा कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। जाहिर है, जिस तरह से जर्मन अप्रेंटिसशिप और पेपर लीक को कांग्रेस अगर अपने मैनिफेस्टो में जगह देती है तो कांग्रेस साफ तौर पर युवाओं को इस चुनाव में अपने फोकस में रखने जा रही हो, बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के लिए एक पूरा खाका पेश करेगी। वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में बात आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री आतिशी ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये महीना देने का ऐलान किया। 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। स्वास्थ्य के लिए बजट में 8,685 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 6,215 करोड़ दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रखरखाव के लिए हैं और सुविधाओं के लिए 212 करोड़ हैं रुपए मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी रखे गए। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली के आम लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया गया है, ये कहना है आम आदमी पार्टी सरकार का। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट गई है। अब बात कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में। इस बीच कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो उनकी सरकार है, उन्होंने 18 से 80 साल की सभी महिलाओं को लिए 1500 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया है। ये योजना अगले साल से लागू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि इस योजना से राज्य की तकरीबन 5 लाख महिलाओं को फायदा होगा। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को परेशानी बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस पर अब राज्यपाल के दस्तखत होने बाकी हैं। इससे हल्द्वानी की हाल ही में हिंसा और तोड़फोड़ के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई और उनसे वसूली का रास्ता तैयार हो गया है। इस एक्ट के तहत एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जो नुकसान का आंकलन भी करेगा और मुआवजे या वसूली का फैसला भी करेगा। जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है, अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान पर कहा है कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है और पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देश का हर गरीब, हर युवा मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी ने एक मुहिम सी छेड़ दी है। सोशल मीडिया एक्स पर नेताओं ने अपने बायो के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तंज वाले बयान पर बीजेपी ने मोदी का परिवार को एक तरह से चुनावी नारा सा बना दिया है। और राष्ट्रीय लोक दल की लिस्ट अब जानकारी आ रही है उनसे जुड़ी हुई। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा से तो हैं ही। तो आरएलडी ने उत्तर प्रदेश के लिए 2 उम्मीदवार घोषित किए। बिजनौर से चंदन चौहान लड़ेंगे, बागपत से राजकुमार सांगवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये 2 सीटों की बात बता रहे हैं, किस तरह से आरएलडी के लिए 2 सीटों की घोषणा करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 8वें समन पर भी पूछताछ के मिला है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देने की बात कही है। एक रिपोर्ट। ईडी के 8वें समन के बाद भी केजरीवाल सोमवार को ईडी दफ्तर तो नहीं गए, लेकिन दिल्ली शराब नीति मामले में वो
प्रवर्तन निदेशालय के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके संबंध को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए केजरीवाल की ये मांग स्वीकार नहीं होगी। बीजेपी केजरीवाल के इस जवाब पर सवाल उठा रही है कि 8वीं बार जब समन गया है, तब 8वीं बार आज केजरीवाल जी ने समन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, तो सवाल तो ये बनता है ना कि केजरीवाल जी चोर की मूंछ में तिनका क्यों है। परंतु अरविंद केजरीवाल अब लालू के संगत में है, लालू जी के संगत में है, तो इसीलिए अब उनके पैमाने बदल चुके हैं। 7 समन आने तक केजरीवाल ने समन गैर कानूनी बताकर खारिज किए और पेश नहीं हुए। केजरीवाल समन को गैर कानूनी अभी भी बता रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ये रणनीति बना रहे हैं कि किसी तरह कुछ दिन और खींच लिए जाएं, ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए और आचार संहिता लग जाए। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई और मंत्री जो हैं साथ में कैबिनेट के, वो आज अयोध्या में मौजूद थे। अयोध्या में इन मंत्रियों का भव्य स्वागत हुआ है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंची हुई है।